हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, हमने फिजिक्स में इससे पहले न्यूटन का पहला कानून हरकत, दूसरा कानून हरकत, तीसरा कानून हरकत बताया था। थोड़ा सारा उसको बता देते हैं। अब पहले, सबसे पहले क़ुव्वत वो आमिल है, वो एजेंट है जो किसी हरकत को, किसी जिस्म की हरकत को रोके या रोकने की कोशिश करे, या किसी जिस्म की हालत सुकून में को हरकत में लेकर आए या हरकत में लेकर आने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर एक गेंद जा रही है, हम उसको रोक सकते हैं, लेकर एक बस आ रही है, हम उसको नहीं रोक सकते। सही है। इसी तरह कोई चीज़ रखी हुई है, किताब रखी हुई है, किताब को हम हरकत में लेकर आ सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक खड़ी हुई बस को हम अकेले उसको हरकत नहीं दे सकते। कोशिश तो कर रहे हैं। सही है। तो अब ये तो न्यूटन का पहला कानून, ये तो क़ुव्वत हो गई। और F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सही है बेटा, ये इसका फार्मूला हो गया। इसकी इकाई न्यूटन है। एक न्यूटन क्या है कि 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का असरा पैदा करे, वो जो है वो 1 न्यूटन कहलाएगा। वो क़ुव्वत 1 न्यूटन कहलाएगी। क्या कि 1 किलोग्राम के जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का असरा पैदा करे, एक्सीलरेशन पैदा करे, वो क़ुव्वत 1 न्यूटन कहलाएगी। इसके फैक्टर जो हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास, और इसी तरह F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा F इज़ इक्वल टू ma। इसको बेटा याद कर लेना है ज़रा। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा था पहला कानून कि अगर कोई जिस्म हरकत करता है तो वो करता रहेगा। सही है। और इसी तरह एक कोई जिस्म अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, उस वक्त तक रुका रहेगा या उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक हम उसके ऊपर कोई बैरूनी क़ुव्वत असर अंदाज उसके ऊपर ना हो। मिसाल के तौर पर हम कोई क़ुव्वत ना लगाएं, वो जिस्म हरकत करता रहेगा। किताब रखी हुई है, रखी रहेगी। मेज़ रखी है, रखी रहेगी। उस वक्त तक रखी रहेगी कि जब तक हम उसको उठा ना लें, या इसको हम धक्के वक्के लगा के उसको आगे तक ना लेके जाएं। बस खड़ी है, खड़ी रहेगी। उस वक्त तक खड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर क़ुव्वत लगाएं और उसको हरकत में लाने की कोशिश करें। इसी तरह एक कोई जिस्म हरकत कर रहा है, उसूलन उसको चलते रहना चाहिए, उसको हरकत में रहना चाहिए। ये बेटा न्यूटन का कानून है। सही है। कानून हरकत, उसको गेंद है, गेंद जा रही है, उसको चलते बस जाता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए उसको, कानून के मुताबिक। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ देर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात में सबसे पहले ज़मीन की रगड़, दूसरी में जनाब हवा का मुखालिफ दबाव, ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरी ज़मीन की कशिश सकल, ज़मीन की कशिश, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दें तो जिस्म मुस्तकिल तौर पर हरकत में रहेगा क़ुव्वत लगाने पर। बेटा ये चीज़ समझ में आ रही है? हेलो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हम इसमें से किसी एक फैक्टर को लेते हैं।
बल्कि 2-3 फैक्टर को सब तीनों को वो करते हैं कि एक बहुत ही बेइंतहा पथरीली ज़मीन है, एक बेइंतहा साफ ज़मीन है, बिल्कुल एकदम रोड बना हुआ है, और एक तीसरी ज़मीन एक और है जो बिल्कुल शीशे की तरह है या फिर टाइल्स पर बनी हुई है। अगर हम किसी भी कुव्वत से किसी गेंद को फेंकेंगे तो पथरीली ज़मीन पर वो बहुत ही कम फासला तय करेगी, उसके बरखिलाफ ये जनाब जो रोड पर वो फासला ज़्यादा तय करेगी। उसी कुव्वत से अगर हम गेंद को फेंकें और अगर शीशे की ज़मीन है, वो टाइल्स वाली ज़मीन है, तो वो बहुत ज़्यादा फासला तय करेगी। इसके माने ये हुआ कि हमने जहाँ पर ये बेटा रगड़ होती है, सही ना, कि उसने रगड़ की चूँकि मज़ाहमत कम हुई तो लिहाजा उसने ज़्यादा सफ़र तय करा। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई। हमने एक चीज़ से खाली हटाई। फिर उसके बाद देखते हैं कि हवा का दबाव। हम हवा का बेटा दबाव मुखालिफ होता है, ये ख्याल है। हम आंधी अगर आ रही है तो हम जिस तरफ आंधी चल रही है हम भी अगर उसी तरफ चलें तो बहुत ही आसानी से अपने सफ़र को जारी रख सकेंगे, और अगर हम उसके मुखालिफ में आ रही है आंधी और हम वहाँ पर उसी तरफ जा रहे हैं तो हमें बेइंतहा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके माने ये हुआ कि जनाब हवा का दबाव जो है वो मुखालिफ दबाव मौजूद है। गेंद जा रही है उसके ऊपर हवा का दबाव होगा, लाजमी तौर पर होगा, हवा हर जगह मौजूद है, सही है। इसकी एक और मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जनाब हम पतंग उड़ाते हैं तो जिस तरफ हवा चल रही है पतंग लाजमी तौर पर उसी तरफ जाएगी। हम हवा के मुखालिफ पतंग कभी भी नहीं उड़ा सकते, या उड़ा सकते हैं? हाँ भाई शोएबा बताओ, हम हवा के मुखालिफ पतंग उड़ा सकते हैं? नहीं ना, जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ जनाब पतंग जाएगी, ठीक है ना ये बात। तो इसके माने ये हुआ कि जनाब अगर हम हवा का दबाव कम करते हैं, अब जरा हम देखते हैं या गौर करते हैं, हवाई जहाज़ सही है वो जाते हैं, या कोई रेस होती है साइकिलों की या स्कूटरों की, तो हवाई जहाज़ के अंदर, हवाई जहाज़ में आगे की तरफ पर छोटे सारे पर लगे होते हैं उसके बिल्कुल। अच्छा, एक तो उसकी हवाई जहाज़ में या पानी के जहाज़ में, पानी के जहाज़ के अंदर जो आगे की जगह होती है वो बिल्कुल एकदम नोक सी बनी हुई होती है, और फिर उसके बाद वो जगह फैलती रहती है, वो पानी को काटती है। नतीजे के तौर पर जहाज़ आसानी के साथ में आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह हवाई जहाज़ के आगे पंखे लगे होते हैं, छोटा सा एक पंखा सा लगा होता है कि जो उसको हवा को डिस्टर्ब करता रहता है। नतीजे के तौर पर जहाज़ तेज़ी के साथ में सफ़र करता है, और वो भी बिल्कुल जैसे कि पानी के जहाज़ के अंदर होता है, इसी तरह जो हवाई जहाज़ में भी आगे की सिम जो है वो कैसी होती है, वो जनाब नोकीली सी होती है। नतीजे के तौर पर हवा उससे गुजर कर, रेस होती है उसमें जो हेलमेट पहने होते हैं वो जनाब बिल्कुल आगे से बिल्कुल नोकीले, और फिर उसके बाद फिर वो मोटे होते चले जाते हैं। तो इस तरह ये हवा का दबाव को कम करते हैं। बड़ा अच्छी समझ में आ गई। इसी तरह गेंद जब जाएगी तो जो है वो हवा का दबाव उसको लाजमी तौर पर उसके ऊपर प्रेशर डालेगा और वो गेंद कुछ देर जाने के बाद रुक जाएगी। फिर कशिश शकल, जनाब ज़मीन की कशिश, ये लाजमी तौर पर इसको हम कम नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को कायम रखने के लिए, हमारे चलने फिरने के लिए। हमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़मीन की कशिश शकल बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़मीन की कशिश नहीं होती तो आप ये यकीन करो कि यहाँ पर बिल्कुल हम जिंदा नहीं रह सकते थे। हवा भी नहीं होती, हवा भी नहीं होती, वो भी निकल जाती। हम यहाँ पर किस तरह चांद के ऊपर, वहाँ पर कोई कशिश नहीं है, वहाँ पर इंसान चल नहीं सकता सीधी तरीके से।
क्योंकि वहां पर कशिश नहीं है, वहां पर जो है वो उछलते हुए चलते हैं। जी समझ आई? वजन, हम वजन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर mg है, जी फॉर ग्रेविटेशन, W = mg, मास, आदमी की जितनी भी मकदार है, किसी भी जिस्म को जो मकदार है वो, और फिर उसके बाद जी फॉर ग्रेविटेशन, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये जनाब जो है हरकत का पहला कानून, अगर हम ये तीनों चीज़ें हटा दें तो वो बेइंतहा जो है वो जिस्म फिर चलता चला जाएगा। बहरहाल कुदरत का कानून है, यहाँ पर उसको बसाना था, दुनिया को बसाना था, तो ये चीज़ें कुदरत ने पैदा करी है। उसके बाद फिर जमूद का कानून, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या है कि हर एक जो भी जिस्म है वो अपनी पोजीशन के खिलाफ मज़ाहमत करता है। मिसाल के तौर पर एक जिस्म हरकत में है, हम उसको फौरी तौर पर रोकने की कोशिश करें तो फिर वो मज़ाहमत करेगा। जिस्म रुका हुआ है, हम उसको हरकत में लेकर आए तो वो मज़ाहमत करेगा। मिसाल के तौर पर उसकी मैं मिसाल दी थी कि हम बस के अंदर बैठे हुए हैं जनाब, बस बिल्कुल साकिन है, खड़ी हुई है, एकदम उसने चलाना शुरू करी तो तमाम के तमाम लोग पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक लगाते हैं, जा रही है बस, जा रही है, एकदम उसने ब्रेक लगाया तो सबको सब आगे की तरफ जनाब वो जाना शुरू करते हैं। इसका माने है कि वो जिस्म जो है वो हरकत चाहता है, लेकिन बस को जो है वो रुकना है, लिहाजा वो आगे की तरफ जिस्म गिरता है। सही है? ये जनाब है इसका कानून क्या है कि हालत सुकून या हरकत की हालत उस वक्त तब्दील होती है जब उस पर अमल करने वाली क़ुव्वत की मकदार इसमें मौजूद जमूद की मकदार से ज़्यादा हो जाए। सही है? दूसरा कानून क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि जब कोई क़ुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो ये अपनी सूरत में जिस्म में असरा पैदा करती है। असरा की क़ुव्वत, असरा की क़ुव्वत जो है वो अददी कीमत के रास्त मुतनासिब होती है, क़ुव्वत के रास्त मुतनासिब होती है। देखिए, F = ma, force is directly proportional to A और force is directly proportional to m, mass। सही है? अच्छा, डायरेक्टली F = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और एक्सीलरेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। दोबारा समझिए, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। देखिएगा, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम जितनी क़ुव्वत लगाएंगे उतना ही उसके अंदर असरा पैदा होगा। सही है? कम क़ुव्वत लगाएंगे वो आस्ता चलेगी जिस्म, ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे वो जिस्म, मिसाल के तौर पर गेंद पे जो है वो क्रिकेट का बैट पड़ा, आस्ता से मारा उसने, गेंद नज़दीकी कहीं गिर जाएगी, और वही ज़्यादा क़ुव्वत अगर लगाएंगे तो वो गेंद पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी। क़ुव्वत बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ गई, एक्सीलरेशन बढ़ गया, क़ुव्वत कम लगी, उस पर एक्सीलरेशन कम हुआ। ये डायरेक्टली दोनों जो है दोनों मकदार हैं, दोनों क्वांटिटीज़ या तो एक साथ बढ़ रही हैं या एक साथ कम हो रही हैं। फिर जो दूसरा इसका है कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m। भारी जिस्म है, हमें क़ुव्वत लगा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा बेटा, भारी जिस्म है, हम कोई सा भी उसके अंदर हम जो क़ुव्वत लगाएंगे उसके अंदर असरा कम पैदा होगा। मिसाल के तौर पर ट्रक, हमने एक क़ुव्वत लगाई,
उसके अंदर हमने जो भी क़ुव्वत लगाई उसके अंदर असरा कम पैदा होगा। वही ट्रक अगर भरा हुआ हो तो उसमें उसकी हरकत कम होगी। किताब रखी हुई है या कोई भी चीज़ रखी हुई है, हमने वही क़ुव्वत लगाई, वो हल्की है उससे, ट्रक से, तो उसके अंदर असरा ज़्यादा पैदा होगा, वो तेज़ी के साथ में सफ़र करेगा। क्या ख्याल है आपका? राहिम, सही करो गलत कर रहा हूँ? हम एक ही क़ुव्वत लगा रहे हैं एक खाली गाड़ी पर, और फिर उसके बाद उसमें सामान लदा हुआ है, तो उसी क़ुव्वत से वो जिस्म, वो गाड़ी कम हरकत करेगी, जबकि गाड़ी, खाली गाड़ी जो है वो तेज़ी के साथ में सफ़र करेगी। सही ना? गाड़ी खाली है, गाड़ी ड्राइवर चलाता है, तेज़ी के साथ में जाती है, और उसी के ऊपर अगर जनाब बेइंतहा सामान ला दिया जाए, वो तो वो लग रही, तो उसके अंदर रफ्तार उसकी कम होगी। शोएबा, सही कहा मैंने? हेलो शोएबा, सो गई क्या शोएबा? बेटा मैंने सही कहा? हैं? तुम सो रही हो या जग रही हो? पर ये बताओ। अब तुम तो सो रही हो, मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे, कोई तुम जवाब नहीं दे रही हो, जैसे तुम सो गई हमारी बातें सुन सुनकर। आज ये बताओ कि हम एक ही क़ुव्वत लगाएं एक किसी खाली गाड़ी पर, और वही क़ुव्वत लगाएं किसी जो है वो कोई गाड़ी बिल्कुल भरी हुई है, तो किस में ज़्यादा हरकत होगी? खाली गाड़ी में या भरी हुई गाड़ी में? खाली में ज़्यादा होगी ना। ये शोएबा को पता नहीं, मेरा ख्याल बिठाती है नींद में है, नींद में है शोएबा। चलें जनाब, इसको मैं थोड़ा सा फिर बता दूं दोबारा। A is directly proportional to F और A is inversely proportional to 1/m। सही है? हमने इन दोनों को मिला दिया। A is directly proportional to F/m और A is equal to K F/m। K क्या है? कांस्टेंट, मुस्तकिल। सही है बेटा? ये कांस्टेंट मुस्तकिल है, और इसको हम एक लेते हैं। ये A इज इक्वल टू F/m, और m को हम ऊपर ले जाएंगे, F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। इसको याद करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा कानून। सही है? इसके अंदर F क्या है? F फोर्स, क़ुव्वत, m मास, कमियात, A फॉर एक्सीलरेशन, असरा। सही बेटा? इसको बेटा यहाँ तक याद करना बराए मेहरबानी। और F बराबर न्यूटन। F के यूनिट्स क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या? न्यूटन। न्यूटन क्या है? कि 1 किलोग्राम के जिस्म पर कोई क़ुव्वत 1 मीटर
फी सेकेंड का असरा पैदा करे, वो क़ुव्वत 1 न्यूटन कहलाएगी। इसको बड़ा बड़ा मेहरबानी इसको याद कर लेना। सही है सर? टाइम पूरा हो गया? अब नहीं भी चल रहा है, बहुत चल रहा है अभी तो, काफ़ी है भाई, पूरा चैप्टर है ये। मैंने दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, बच्चे थे नहीं पहले। बेटा तीसरा कानून, न्यूटन का तीसरा कानून है हरकत। क्या है? अमल और रद्द अमल बराबर और मुखालिफ सिमत में होते हैं। ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा। अमल और रद्द अमल बराबर और मुखालिफ सिमत में होते हैं। मिसाल के तौर पर जो किताब रखी हुई है, ये मेज़ पर कुछ दबाव डाल रही है, कुछ अमल कर रही है। मेज़ उतनी क़ुव्वत से इस किताब को ऊपर की तरफ उठाएगी। हम ज़मीन पर एक ख़ास दबाव डालते हैं, ज़मीन उतनी क़ुव्वत से हमें ऊपर उठाती है। हम आस्था दबाव डालेंगे, आस्था चलेंगे, ज़मीन हमको आस्था उठाएगी। और अगर हम वही चीज़ तेज़ी के साथ में करना शुरू करें तो ज़मीन हमें भगाना शुरू कर देगी। सही है ना? मिसाल के तौर पर कश्ती दरिया में जब जाती है तो चप्पू के ज़रिए पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है और पानी कश्ती को आगे की तरफ बढ़ाता है। गुब्बारे के अंदर हवा भरें और उसको छोड़ें, हवा नीचे की तरफ आएगी और गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा बेटा? क्या ख्याल है? सही है? सही करो गलत करो? रॉकेट वगैरह जो जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ में गैसेस नीचे की तरफ आती हैं और रॉकेट उतनी तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ जाता है। सही है? पैराशूट से जो कूदते हैं तो इंसान नीचे आता है और पैराशूट पर हवा का दबाव उल्टा लगता है, पैराशूट उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। ज़मीन की कशिश की वजह से वो आस्ते आस्ते फिर नीचे आने की कोशिश करता है, जिसमें आस्ता आस्ता नीचे आता है। बड़ा अच्छी समझ में आ रही है ये क़ुव्वत। हम क़ुव्वत पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें बिगाड़, हम किसी भी जिस्म पर कोई क़ुव्वत लगाएं उसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है, उसमें बिगाड़ पैदा होता है। मिसाल के तौर पर एक लोहे की सलाख है, हम क़ुव्वत लगाएं वो थोड़ी सारी टेढ़ी होने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग क़ुव्वत लगाएंगे, स्प्रिंग खुलेगा, उसमें बिगाड़ पैदा हो गया। फिर क़ुव्वत लगाने पर, क़ुव्वत को हटाने पर वो अपनी असली हालत में वापस आ सकता है। मैंने कहा आ सकता है। सही है? स्प्रिंग आ जाएगा, लेकिन हम वही क़ुव्वत अगर हम लकड़ी पर इतनी ज़्यादा लगा दें कि उसके अंदर बिल्कुल मुस्तकिल ही बिगाड़ पैदा हो जाए। एक टहनी है, दरख्त से लगी हुई है, हम उसको खींचेंगे नीचे की तरफ आएगी और जब हम छोड़ेंगे तो फिर वो टहनी वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। लेकिन सलाख अगर मुड़ गई, बिल्कुल टेढ़ी हो गई, तो फिर वापस करने के लिए वो फिर मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा क़ुव्वत लगाना पड़ेगी। लकड़ी पर हमने टहनी पर उतनी ज़्यादा क़ुव्वत लगाई कि कुछ देर के बाद टूट गई।
उसकी एक हद होती है, रेजिस्टेंस की एक हद होती है जनाब। वो टूट गई, फिर क्या दोबारा टहनी वापस जुड़ जाएगी दरख्त पर? बहुत मुश्किल है। रबर को हम खींचेंगे, वो खिंचती चली जाएगी एक ख़ास हद तक, जब छोड़ेंगे तो फिर अपनी रबर बैंड की बात कर रहा हूँ, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन हमने कुछ ज़्यादा क़ुव्वत लगा दी, उसकी हद से हमने ज़्यादा लगा दी, तो वो ऐसी सूरत में रबर बैंड वो टूट जाएगा। कमियत और वज़न में मैंने फ़र्क बताया था कि ज़मीन में वो जिस्म में मौजूद मादे की मक़दार को हम कमियत कहते हैं, और ज़मीन जिस क़ुव्वत से किसी जिस्म को खींचती है वो उसका वज़न कहलाता है। बड़ा अच्छी समझ में आई। इसको मेरा ख्याल में लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लिखवा रहा हूँ आपको, बल्कि मैंने लिखवाया था मैंने। वज़न और कमियत में फ़र्क मैंने यहाँ पे लिखी थी, देखो है नहीं है। मैंने लिखवाया था, ये लिखवाया था यहाँ पर था, इधर। चले ये बेटा ज़रा थोड़ा सा पेज नंबर 53 इंग्लिश में वो देख लीजिएगा कि W इज इक्वल टू mg और A इज इक्वल टू F/m। सही है बेटा। बॉडी इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। वज़न की एक ख़ास मक़दार नहीं होती, बल्कि इसकी वैल्यू मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ होती है। पहाड़ों पर या उससे भी हम ऊपर चले जाए, चांद पर, ये इसकी बिल्कुल वज़न ख़त्म हो जाता है। लेकिन मास, जिस्म का मास हमेशा एक ही, हर जगह एक ही जितना रहता है। सही है। वेट ज़मीन की तरफ होता है, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी। सही है। और जबकि मास की कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई ख़ास जो है वो एक जगह कोई इसका डायरेक्शन नहीं है। इसकी वेट की जो यूनिट है एसआई में वो न्यूटन है, और जबकि मास का है किलोग्राम। सही है। ये चार पेज नंबर 53 पे ज़रा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टेंशन। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है टेंशन। सही। तनाव, डोरी का तनाव। बेटा इसको ज़रा समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है उसको हम मज़ीद देखेंगे। हम किसी जिस्म को अगर किसी डोरी से बांधें, ज़रा सुनिएगा बेटा। एक रबर बैंड को हमने किसी डोरी से बांधा, डोरी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। रबर बैंड नीचे की तरफ जाएगा और डोरी उसको ऊपर की तरफ उठाएगी। सही जनाब। हमने फिर 2 किलो का वज़न लगा दिया उसी डोरी पर। सही है बेटा। देखते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये जनाब डोरी, इसमें एक जिस्म बंधा हुआ है। पहले हमने एक रबर बैंड बांधी, ये नीचे की तरफ आएगी, लेकिन इस डोरी की वजह से ये अपनी जगह पर कायम रहेगी। इस डोरी में तनाव पैदा नहीं होगा क्योंकि इसका वज़न बहुत कम है। इसके बनिस्बत हमने एक जिस्म और तकरीबन 2 किलोग्राम का हमने इसके अंदर वज़न लटका दिया मास का। अब ये वेट बन गया, ये भी वेट बन गया। समझे। वेट, ये वेट लटकाया कितना, 2 न्यूटन का। सही है। या ये समझ लीजिएगा कि इसका मास जो है वो 2 किलोग्राम है, और जी
ज़मीन अपनी तरफ इसको नीचे की तरफ खींचेगी। सही है। अच्छा, अब ये डोरी जो बंधी हुई है, ये डोरी इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। इसके अंदर यह खास किस्म का तनाव आ जाएगा। सही है। ये देखेगा, ये नीचे की तरफ हमला हो रहा है जिस्म का, और डोरी के ऊपर डोरी जो है वो उसको खींच रही है, रद्द अमल के तौर पर वो उसको खींच रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दोनों बराबर होंगे। क्या ख्याल है कि अगर हम यही 50 केजी कर दें तो क्या ये डोरी इसको सहार लेगी? डोरी इसको रोक लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसकी कुव्वत से, इसकी बर्दाश्त से, सही है, ये ज़्यादा हो गया। सही है। मिसाल के तौर पर हम इसकी एक और मिसाल ले रहे हैं कि एक रबर बैंड के अंदर हमने कोई चीज़ बांधी, रबर बैंड आस्ते आस्ते खिंचती जाएगी, वज़न को बढ़ाते जाएं, एक वक्त वो आएगा कि वो रबर बैंड टूट जाएगी। रबर बैंड को हम खींचते जाएं, एक वक्त वो आएगा कि रबर बैंड टूट जाएगी, उसकी कुव्वत से ज़्यादा। सही है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि दो सूरतें होती हैं डोरी के तनाव के अंदर। जनाब, एक तो ये है, एक चरखी पर दो जिस्म लटके हुए हैं। सही है। ये पहला, ये दूसरा। इसका वेट m1 और g, W इज इक्वल टू mg, वेट, मास और ज़मीन की कशिश। इसका m2 और g। ये बड़ा है, ये भारी है, ये हल्का है, इससे कम है। सही है। तो लिहाजा m1 और m2 कर दिया। डोरी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, इसको भी ऊपर की तरफ खींचेगी। चूँकि ज़्यादा वजन है लिहाजा ये नीचे की तरफ आएगा। सही है। अब इन दोनों में हरकत पैदा हो रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है चूँकि भारी है, ये थोड़ा सा हल्का है लिहाजा ये ऊपर की तरफ जाएगा। F इज इक्वल टू m1a, चूँकि ये ज़्यादा है इस टेंशन से लिहाजा जो फोर्स लग रही है m1g या W वेट माइनस टेंशन। सही है बेटा। W के बजाय हमने लिख दिया m1g। ये भारी है, चूँकि भारी है तो ज़्यादा नीचे आ रहा है, ये इसको कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे के अंदर ये बराबर है m1 और a। दूसरे के अंदर ये चूँकि हल्का है लिहाजा ये टेंशन ये ऊपर की तरफ खींचेगा, माइनस T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इन दोनों को हमने जमा कर दिया, इसको इसमें और इसको इसमें जमा करा। सही है, नज़र आ रहा होगा। प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, T से T कैंसिल, इसमें a कॉमन निकाल लिया, m1g माइनस m2g, g इसमें से कॉमन निकाल लिया। सही है। a बराबर इसको हम नीचे ले आए तो g m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2। डोरी में तनाव कितना हुआ ये हम देखते हैं। अब ये एक ही कीमत आ गई, इसको हम तकसीम कर रहे हैं इन दोनों को। सही है। m1g माइनस टी अपान टी माइनस इसको इससे और इसको इससे, तो ये एक कैंसिल हो गया। सही है बेटा। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। m2 m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 t माइनस m2g। तो ये हो गया m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g। सही है। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक तरफ ले आइए सब, ये एक तरफ ले आते हैं m1 m2g, ये यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा,
ये यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, कितने हो गया बस ये भी। सही है बेटा, यहाँ तो कोई मसला। ये टी कॉमन, ये M1 M2G M1 M2G, ये एक और एक दो M1 M2G इज इक्वल टू टी। इसको नीचे ले आइए, टी इज इक्वल टू 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। देखो मैं समझ गई इतनी है, इसको ज़रा देखो बेटा। सही, इसको बेटा याद करना है, सही है। उसके बाद एक और है इसका, मेरा ख्याल में कल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरह समझा कर और उसके बाद ये चैप्टर के फिर बाकी जो एग्जाम्पल है या न्यूमेरिकल है वो करवाया जाए। अल्लाह ताला आपको समझने की क़ुव्वत अता करे और हमें समझाने की क़ुव्वत अता करे। अस्सलाम वालेकुम।